हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम देखने वाले हैं न्यूज़पेपर फॉर 23rd of May 2024। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेल्थ केयर एड्स अबाउट देम बीइंग मोस्ट वायलेटिव, सेज द AFCI। तो यहाँ पे बेसिकली हेल्थ केयर जो है वो काफी ज्यादा इमर्जिंग सेक्टर है इंडिया में भी, और उसकी जो एडवर्टाइजमेंट्स दी जाती हैं उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करने के लिए, कोई भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो होता है उसको प्रमोट करने के लिए हम देखते हैं कि एड्स में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी लाया जाता है। मतलब जो एक्टर डॉक्टर्स होते हैं उनको भी लेके आया जाता है उसको बैकअप करने के लिए बेसिकली। सो वहां से दिखाई देता है कि ट्रस्ट गेन करने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। फूड एंड बेवरेजेस वाले सेक्टर हो जहाँ पे हेल्दी का टैग दिया जाता है। इसके अलावा वॉयलेटर्स की बात करते हैं तो 19% केसेस जो हैं ऑफ शोर बेटिंग के हैं। पर्सनल केयर वाले सेक्टर में 13% है। कन्वेंशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने में 12% है। देन फूड एंड बेवरेजेस में 10% है। तो बेबी केयर भी जैसे बोलते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर वगैरह जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी वैसे भी काफी सारे हम देखते हैं कि बेबी केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इमर्ज हुए हैं, जो कि इस वॉयलेटर की कैटेगरी में काफी ज्यादा हैं। जो कि काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज हम देखते हैं वो इंडोर्स करते हैं उसको। तो 81% ऑफ द केसेस जो हैं वो बेबी केयर वाले सेक्टर से हमारे इमर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो डिजिटल मीडिया है वो प्राइमरी सोर्स होता है इन वायलेशंस का। 85% ऑफ द एड्स आर प्रोसेस्ड एंड हैड अ लोअर कंप्लायंस रेट एज कंपेयर टू प्रिंट एंड टीवी। तो कंप्लायंस रेट भी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कम है इफ यू कंपेयर टू द प्रिंट और टू द टीवी। सो ये क्वेश्चन रेज करता है सेफ्टी के ऊपर जो कंज्यूमर है उसके बारे में। तो कंज्यूमर अवेयरनेस होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि ASCI ने बेसिकली हाईलाइट भी किया था। और रीड्रेसल मैकेनिज्म होना जरूरी है ताकि जो कंप्लेंट्स आ रही है हमारे पास उसको हम कैसे जल्दी से जल्दी एड्रेस कर पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ASCI दैट स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। बेसिकली इसकी बात करें तो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन की बात करता है ये कि कैसे मिसलीडिंग क्लेम्स जो है कंपनीज के द्वारा आते हैं ट्रेडमार्क्स को लेके, उनके साथ ही कैसे डील कर पाए। तो ये एक अपना कोड भी देता है ASCI कोड, जो कि प्रोहिबिट करता है बेसिकली जो यूज ऑफ स्टेटमेंट होता है या फिर विजुअल प्रेजेंटेशन होता है एड्स के अंदर, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अनट्रू या डिसऑनेस्ट क्लेम्स को बेसिकली दिखाता है। जैसे कि काफी सारी टूथपेस्ट की एड में हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको बैकअप कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीके से मिसलीडिंग हो जाता है कंज्यूमर के लिए। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स कैसे उनको हम और रेगुलेट कर पाए, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट्स दी जाती हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल भी है ASCI के अंदर, बोर्ड के अंदर ही, जहाँ पे एग्जामिन किया जाता है और इन्वेस्टिगेट किया जाता है बेसिकली जो भी कंप्लेन आ रही है हमारी कंज्यूमर के पास से। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारा न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशंस का, उनके एथिक्स के बारे में बात की जाती है। गवर्नमेंट बॉडी नहीं है और ASCI। So next is regarding mobile PLI schemes which may be extended beyond 2026. तो यहाँ पे बात हो रही है 5 ईयर की PLI स्कीम है विच वॉज स्टार्टेड इन 2020 एंड एंड ये एक्सटेंड करेगी 2026 तक, जहाँ पे बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है 5 साल के लिए कंपनीज को, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी आ जाती है जैसे सैमसंग, एप्पल, ताकि उनको और सपोर्टिव एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल पाए। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें स्मार्टफोन PLI स्कीम के लगने के बाद, तो हमने देखा कि वो राइज हुआ है, 4.1 ट्रिलियन हो गया फाइनेंशियल ईयर 2024 में। इफ यू कंपेयर इट टू दी फाइनेंशियल ईयर 2020 उसमें 2.14 ट्रिलियन था। तो हम देख सकते हैं कि 4.1 ट्रिलियन हो गया। अगर यहाँ पे बात करें इम्पोर्टेंट कुछ मैन्युफैक्चरर्स की, जैसे आईफोन के मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है इंडिया के अंदर, तो एप्पल और सैमसंग सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं इस PLI स्कीम के। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में फॉक्सॉन,
पेगैट्रॉन और विस्ट्रॉन, ये आ जाते हैं आईफोन के लिए इंडिया के अंदर। इसके अलावा और भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है स्मार्टफोन्स के लिए, जियोमी, सैमसंग, मोटोरोला, जियो, आईटेल। इसके अलावा डिक्सॉन, दैट इज एक्सपेक्टेड टू सून स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गूगल पिक्सल फोन्स इन द इंडिया। तो अगर कंट्रीज की बात करें जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बन सकती हैं या फिर हैं इंडिया के लिए, उसमें चाइना आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है एंड वियतनाम आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की अगर हम बात करें तो ग्लोबल कंपनीज जो मैन्युफैक्चर करती हैं एंड देन इंस्टॉल करती हैं, कैपेसिटीज को यूज करती हैं अपने उन आइटम्स को रोल आउट करने के लिए, तो इसलिए पीएलआई स्कीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लग एंड प्ले मॉडल विच एम्स एट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, जैसे इंडिया के अंदर होता है सर्किट बोर्ड्स प्रिंट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जैसे रेजिस्टर्स, डायोड, कैमरा मॉड्यूल्स, लेंस, मेटालिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके लिए फैक्ट्री चाहिए होती है और लैंड चाहिए होता है। तो उसमें ये बेसिकली पूरी जो स्कीम है वो हेल्प करेगी हमें। डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में ये $115 बिलियन हो चुकी है। एंड इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट मार्केट है, इट हैज जम्प 23.6%, तो 23.6% ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। तो पीएलआई स्कीम बिकम्स इम्पोर्टेंट, जिसमें हमें लैंड भी चाहिए होता है, फैक्ट्रीज भी चाहिए होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होती है। Next, US tariff hikes on Chinese EVs and chips. It will be starting from August 1. तो USTR यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो बेसिकली इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है चाइनीज ईवी के ऊपर, उसको क्वाड्रपल करने की यहाँ पे बात हो रही है टू ओवर 100%, एंड डबल करने की बात हो रही है सेमीकंडक्टर ड्यूटीज को बाय 50%। तो यूएस जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है गुड्स, जिसमें कि 2023 में अगर हम बात करें तो 427 बिलियन ऑफ गुड्स दैट यूएस इंपोर्टेड वर फ्रॉम चाइना। इसके अलावा एक्सपोर्ट किया उसने $148 बिलियन, जो कि वर्ल्ड की बेसिकली सेकेंड नंबर पे इकोनॉमी हो जाती है। तो जो ट्रेड गैप दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में हो रहा है वो यहाँ पे कंसर्न हो जाता है यूएस के लिए। तो लार्जेस्ट दो कैटेगरीज अगर बात करें तो उसमें लिथियम आयन बैटरीज आती हैं टॉप पे, यूएस और चाइना के बीच में। चीवी ईवीज के साथ यहाँ पे उनकी बैटरीज, कंप्यूटर की चिप्स एंड जो मेडिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं वहां पे, उन सब के बारे में, उन सब के ऊपर टैरिफ लगाने की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद आता है रीविजिट 24/7 ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर्स। तो लिक्विडिटी रिस्क क्या है यहाँ पे बैंक्स के लिए इंडिया में? सो यहाँ पे ये बात हो रही है कि क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है अब एडवांस हो गई है, तो हमने किसी को पैसे ट्रांसफर किए एंड विद इन सेकेंड्स वो पर्सन भी किसी और को आगे वही पैसे ट्रांसफर कर देता है, एंड देन ऐसे जो एक लूप बनती है, तो कुछ सेकंड्स में ही ये लूप अब बन सकती है, इतना ज्यादा इफेक्टिव हमारा सिस्टम हो चुका है। बट पहले की अगर बात करते हैं तो पहले टाइम लगता था। तो अभी वही बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो कस्टमर है वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है और कभी भी ट्रांसफर कर सकता है अपने फंड को, सिर्फ एक क्लिक की जरूरत है। तो सडन होता है ये और वल्नरेबल होता है बहुत, दोनों ही वे में, चाहे ट्रांसफर करना हो या फिर हमें बेसिकली जो फंड्स हैं उनको विड्रॉ करना हो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई ऐसा केस होता है जहाँ पे उनको ट्रेस बैक करना पड़े पूरे जो ट्रांसफर हुआ है, तो उसमें उनको टाइम लगेगा, जिसके लिए यहाँ पे बात हो रही है कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स, बेसिकली जो चीप फंड्स है वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। तो वो स्ट्रेंथ भी बनता जा रहा है और वीकनेस भी बनता जा रहा है। वीकनेस क्यों? क्योंकि जो बैंक्स है उनको टाइम लगता है। अगर कोई भी ऐसा केस हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड और आपको ट्रेस बैक करना है पूरी लूप्स को, जो कि विद इन सेकेंड्स हुई है, तो उसमें टाइम लगता है। तो वहां यहाँ पे यही बात हो रही है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है 8 से लेके 18 आवर्स के बीच में।
सो ये बोला जा रहा है कि इसी टाइम लिमिट के बीच में बेसिकली जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं क्या हम उनको शेड्यूल कर सकते हैं, एंड 24/7 अलाउ किया जाता है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, क्या उसको अलाउ करना चाहिए या फिर उसको रिकंसिडर करना वो चाहिए? भाई दोनों को। मैं आज से एक चीज तो जान रहा, 25 बार तो कुछ नहीं बोलना है। एक बार बोलो फिर छोड़ दो। जी सर। मैंने कहा शिवांग मस्ट हैव जॉइंड यू पीपल along with it. जी सर। In next we are talking about the quality issue of made in India drugs. तो मेड इन इंडिया ड्रग्स इशू क्यों यहाँ पे क्वालिटी को लेके है? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि उज़्बेकिस्तान और गैम्बिया में कफ सिरप से रिलेटेड 78 चिल्ड्रन की डेथ हुई थी। तो इसलिए ये पूरा कंसर्न उठा था हमारे ड्रग क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अथॉरिटी आ जाती है ऑफ CDSCO, तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। तो पहले क्या होता था कि जो भी हमारे यहाँ पे मेडिसिन बन रही है या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका जो अप्रूवल है वो स्टेट लेवल पे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज होती थी वो देती थी, और जो बेसिकली CDSCO था वो सिर्फ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन देता था मैन्युफैक्चर करने के लिए। बट NOCs जो हैं वो बेसिकली इशू किए जाते थे। तो अभी बात हो रही है कि जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं उनकी जगह जो हमारा CDSCO है सुगम पोर्टल के थ्रू वो बेसिकली ये क्लियरेंस देगा। क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन होती थी जिसका जो यूज है वो इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था, बट क्योंकि वो सेम मेडिसिन हमारी जाम्बिया में गैम्बिया में या फिर उज़्बेकिस्तान में बैन नहीं है, तो वो फिर भी मैन्युफैक्चर होती रहती थी इंडिया में एंड वो एक्सपोर्ट होती रहती थी। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे CDSCO को बेसिकली ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जगह लेके आया जा रहा है। कैसे करेगा वो? सुगम पोर्टल के थ्रू। तो जो भी जोनल ऑफिसेज होंगे CDSCO के वो इन NOCs को बेसिकली ऑब्टेन करेंगे मैन्युफैक्चरर से सुगम पोर्टल के थ्रू। तो यहाँ पे WHO का रोल आ जाता है जो कि अलग रीजनल अथॉरिटीज को अलर्ट्स देते रहते हैं। जो भी कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स हमारे बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग में भी, जैसे हमने देखा इंडिया के केस में। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो NOCs हैं पहले SLA देते थे बट अभी CDSCO देंगे। एंड अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो गुजरात उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। गुजरात जिसमें हम बात करते हैं अकेला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% शेयर इन द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एंड ओवरऑल 28% इन टोटल फॉर इट अकाउंट्स 28% इन टोटल फॉर द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स। तो गुजरात इंपॉर्टेंट है फॉर फार्मा इंडस्ट्री। इसके अलावा महाराष्ट्र, देन हिमाचल प्रदेश एंड तेलंगाना, जो कि मेजर चंक जो है हमारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया के अंदर यही रिस्पॉन्सिबल है। तो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे भी मैच करें। इसके अलावा WHO GMP, दैट इज WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एंड कैसा आपका बेसिकली कॉम्पोजिशन होना चाहिए मेडिसिन का, तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें शेड्यूल M गाइडलाइंस की यहाँ पे बात हो रही है। हम्म तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, इसको लेके आया गया बाय डिपार्टमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अपग्रेड करने की बात हो रही है, रीवैम्प करने की बात हो रही है। तो MSMEs to include any pharmaceutical manufacturing unit with a turnover below 500 crores, जिसके लिए दो चीजें हमें चाहिए, एक तो क्वालिटी का अपग्रेडेशन चाहिए, उसके अलावा टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे उसके इसी लाइन पे आगे बढ़ने के लिए जो
इंडिया के एक्सपोर्ट है उसके अंदर हमारी स्कीम आई थी इन 2023, दैट इज नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की बात करती है, एडहेरेंस के साथ भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी मेंटेन करके। तो इम्पोर्टेंट इज जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं अब वो एनओसी नहीं देंगी, अब जो सीडीएससीओ है वो अपने सुगम पोर्टल के थ्रू एनओसीज प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के अंदर उज्जानी डैम। तो उज्जानी डैम कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, यहाँ पे भीमा रिवर के ऊपर लोकेटेड है ये। भीमा रिवर जो कि बेसिकली ट्रिब्यूटरी है हमारे जो बेसिकली ट्रिब्यूटरी है हमारी चंद्र कृष्णा रिवर की। तो जो भीमा रिवर है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर ये डैम लोकेटेड है, उजानी डैम। अगर कृष्णा रिवर की बात करते हैं हम, भीमा रिवर की अगर बात करते हैं तो भीमा शंकर हिल्स जो हमारी लोकेटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, तो जो पुणे का डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर वहां पे लोकेटेड है। 3 स्टेट्स में बेसिकली फ्लो करती है भीमा रिवर, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, एंड देन मिलती है कृष्णा रिवर से हमारे कर्नाटका के अंदर आके। तो बालाघाट बालाघाट रेंज, उसके अलावा महादेव हिल्स साउथ में, इनको भी ये क्रॉस करके जाती है। पंधरपुर जो कि इंपॉर्टेंट एक पिलिग्रिमेज सेंटर है, वो इसके राइट बैंक के ऊपर लोकेटेड है। एंड ये कैसा टाइप ऑफ डैम है? ग्रेविटी डैम है। मतलब ऐसा बेसिकली डैम का स्ट्रक्चर जिसको डिजाइन किया गया ताकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है उसको वो रेजिस्ट कर पाए, और जो पानी और दूसरे मटेरियल है उसको वो पीछे ही होल्ड बैक कर पाए। तो अपने ही वेट के ऊपर ये डिपेंड करता है उस मास को काउंटरैक्ट करने के लिए बेसिकली। Then next we are talking about a no limit bromance that is not just a bilateral matter. तो यहाँ पे पूरे एवोल्यूशन की बात हो रही है ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ रशिया एंड चाइना। तो czarist Russia, it took advantage of weak China to expand to the Pacific, and the Soviet Union continued to hold these territories. तो यहाँ पे 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है रशिया और चाइना के बेसिकली बायलेटरल रिलेशनशिप्स को। जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है 19th सेंचुरी के अंदर एडवांटेज रशिया ने ली ऑफ वीक पोजीशन ऑफ चाइना, ताकि पैसिफिक रीजन में वो एक्सपैंड कर पाए अपनी टेरिटरीज को। इसके बाद यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हुई 1949 में पीआरसी का, दैट इज पब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि आइडियोलॉजिकली और जियोपॉलिटिकली डिफरेंसेस उसने क्रिएट किए। फिर चाइनीज अटैक हुआ इंडिया के ऊपर 1962 में, तो रशिया और चाइना जो है उसके बीच में भी आर्म क्लैशेस हुए 1969 में, एक रिवर बॉर्डर डिस्प्यूट, उसूरी रिवर बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं। यहाँ पे 4th फेज की अगर बात करें तो चाइना का टिल्ट देखा गया हमारे वेस्टर्न साइड में, तो पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पे देखा गया 1972 में, जब रिचर्ड निक्सन जो है उन्होंने विजिट दी बीजिंग को ताकि जो रशिया लेड ईस्टर्न ब्लॉक है बेसिकली उससे चाइना को थोड़ा, चाइना का स्पॉट उसके अंदर वो वीकन कर पाए। तो यहाँ पे हेल्प की गई नेक्स्ट 3 डेकेड्स में चाइना को जो है वर्ल्ड फैक्ट्री बनाने के अंदर। इसके अलावा यूएस जो है उसने चाइना की जब असर्टिवनेस बढ़ने लग गई, जब हम बात करते करंट फेज की जो कि 2012 में बिगिन हुआ था, तो जो यूएस है पिवट चाइना अप्रोच की तरफ जाने लगा, हार्ड लाइन पॉलिसीज निकालने लगा, जो चाइना का राइज हो रहा है उसके ऊपर, एंड जो इकोनॉमिक बूम हो रहा है उसके ऊपर, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हुई यूएस और चाइना के बीच में। एंड चाइना जो है बेसिकली एक डिप्लोमेटिक रिटर्न देखा गया टूवर्ड्स रशिया। तो 2020 में जब बीजिंग समिट हुआ तो वहां पे दोनों कंट्रीज रशिया और चाइना ने बेसिकली उनके टाइज को बताया एज नो लिमिट टाई, मतलब कि कोई भी लिमिट नहीं है उनके एक दूसरे को लेके सपोर्ट के अंदर। तो यही एवोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है कि जो ग्लोबल पोलराइजेशन हो रहा है बेसिकली उसमें कैसे डिफरेंस आ रहा है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी
की एक पोजीशन इंडिया होल्ड करता है अभी इंडिया वर्ल्ड के अंदर, तो कैसे बोल सकते हैं हम कि कोल्ड वॉर के टाइम से लेके अभी तक भी चीजें चेंज होती जा रही हैं। चाइना के ट्रेड को लेके यहाँ पे देख सकते हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर देख सकते हैं कि जो चाइना और रशिया है उनका स्टैंड ज्यादातर जॉइंट स्टेटमेंट्स में हमें बेसिकली एंटी यूएस या एंटी वेस्ट देखने को मिलता है। तो जो रशिया है वो लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर था चाइना का विद वॉल्यूम एवरेज ऑफ 2.1 मिलियन बैरल्स अ डे इन 2023। तो चाइना जो है उसने ट्रेड किया $575 बिलियन विद यूएस 2023 में, बट उसका भी ट्वाइस उसने ट्रेड किया रशिया के साथ। अब हम देख सकते हैं कि रशिया बेसिकली काफी चंक ऑफ क्रूड ऑयल जो रशिया से है वो चाइना खरीद रहा है, तो बेसिकली उसमें अपना इम्पैक्ट डालने के लिए और उसका इम्पैक्ट बेसिकली थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए इंडिया जो है वो भी जो क्रूड ऑयल ट्रेड है काफी ज्यादा रशिया के साथ करता है, ताकि सिर्फ चाइना के ऊपर ही रशिया डिपेंडेंट ना हो फॉर द क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स। तो इंडिया का जो एनुअल ट्रेड था विद यूएस एंड चाइना 2023 से 24 तक, विद यूएस इट वाज दोनों के साथ बेसिकली था $108 बिलियन ईच। रशिया के साथ उसने ट्रेड किया $66 बिलियन। सो कंपैरिजन में हम देख सकते हैं चाइना और रशिया के काफी ज्यादा नंबर में डिफरेंस है। नेक्स्ट next is regarding Cambodia, Myanmar and Laos, which have emerged as a hub for organized financial crimes। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज में हमने पहले भी देखा था कि बेसिकली इंडियंस को टारगेट किया जा रहा था काफी ज्यादा साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स को लेके। एंड बहुत सारे जो इंडियन वहां पे थे ऑलरेडी उनको फोर्स किया जा रहा था वहां पे साइबर अटैक्स कैरी आउट करने के लिए। तो 3.256 म्यूल बैंक अकाउंट्स बेसिकली हमने देखे हैं, लोकेट किए हैं, जिनको ब्लॉक किया गया है पिछले 4 महीने में। इसके अलावा 3,000 से ज्यादा यूआरएल्स, 3,000 से ज्यादा वेबसाइट्स और 500 से ज्यादा एप्स जिनको पिछले 4 महीने में ही ब्लॉक किया गया है। सिम कार्ड का आप नंबर देख सकते हो, 5.3 लाख सिम कार्ड्स जिनको यूज किया जा रहा था उनको सस्पेंड किया है व्हाट्सएप के ऊपर भी। तो इंडियंस की अगर बात करें मॉनेटरी सेंस में, दे हैड लॉस्ट ओवर 1,776 करोड़ एंड 80,000 से भी ज्यादा केसेस है फाइनेंशियल क्राइम्स के। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं साइबर बेस्ड जो कि होते हैं इनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ट्रांस कॉन्टिनेंटल हो सकते हैं, ट्रांस नेशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनको ट्रेस बैक करना भी मुश्किल हो जाता है। लोग वीपीएन यूज करते हैं जिससे उनकी जो ओरिजिनल जो लोकेशन है उसको भी हम ट्रेस बैक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो साइबर क्राइम है उसके साथ डील करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लिए। इंडिया के अंदर बात करते हैं तो 7 शेड्यूल के अंदर ही आता है, और बेसिकली जब भी आपकी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है टू एक्सप्लॉइट दी रिसोर्सेज अवेलेबल, उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें डीडीओएस अटैक्स होते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू बॉटनेट्स का यूज होता है, कई बार फिशिंग की एक्टिविटीज होती हैं। चैलेंजेस इंडिया के लिए यही है यहाँ पे कि जो टेलीकॉम सेक्टर है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है उनके बीच में और भी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि कोलैबोरेशन होनी चाहिए, ताकि क्विक हो पाए हमारा जो रीड्रेसल का टाइम पीरियड है। उसके अलावा एक प्रोसीजरल कोड जो है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हमारे साइबर क्राइम्स की, वो डिफाइन नहीं है, तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि जो साइबर अटैक्स है दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं, तो उनके साथ आप कैसे डील करोगे, कैसे आप एविडेंस कलेक्ट करोगे फॉरेन टेरिटरी में जाके, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो उसके साथ आप कैसे डील करोगे उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को भी यूज किया जाता है। सो ऐसे केसेस को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है बेसिकली अभी तक लिमिटेड ही है हमारी। तो ग्राउंड लेवल पे सबसे पहले तो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, तो कैंपेनिंग कर सकते हैं कि पब्लिक वाईफाई जैसे यूज किया जाता है तो वहां पे सिक्योरिटी कम हो जाती है, उनको हैक करना इजी हो जाता है।
तो आप क्या चीजें यूज कर रहे हो, अपना पासवर्ड कितना स्ट्रांग रख रहे हो, वो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर पर्सनल लेवल पे आपको साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड को बेसिकली उससे बचना है आपको अगर। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि इंडिया के अंदर बात यही करता है कि डेटा जो है वो नई करेंसी है एक तरीके से, या डेटा इज द न्यू ऑयल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हो जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल क्राइम जो कि साइबर बेस्ड होते हैं। The next is regarding silent demise of world's rangelands. Why this matters? तो rangelands क्या होते हैं? Rangelands होते हैं हमारे जो grassland है, उनको ही हम rangeland बोलते हैं। तो wild open spaces जो कि कवर करती हैं अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस एंड हाफ ऑफ द वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, उनको हम रेंज लैंड बोलते हैं। बड़ी ग्रासेस, इसके अलावा प्रेरीज, डेजर्ट, श्रब लैंड, श्रब वुडलैंड, सवाना लैंड, टुंड्रा, इन सबको हम वेजिटेशन ये सब जो आता है वो रेंज लैंड्स के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइल्ड एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए। तो इसका कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स वहां पे जो रहते हैं, वाटर रिसोर्सेज मिलते हैं हमें, मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, वुड भी कितना ज्यादा हमें यहाँ से मिलता है, एंड इसके अलावा ओपन स्पेस एक मिलता है हमको। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंट्रीज के लिए अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी ये रेंजलैंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस जो है वो इन्हीं एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, नोमैडिक लोग रह रहे हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज रह रही हैं, उधर से आता है। उनका जो कस्टम है, यूनिक आइडेंटिटी है, इन रेंजलैंड्स के साथ उनको भी प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है रायकास, कुरुबास, मलधारी, गुज्जर। सो बेसिकली 500 मिलियन पैस्टोरलिस्ट ग्लोबली, जिसमें से 13 मिलियन जो है इंडिया में रहते हैं, जिसमें से मेजर 46 ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया जो है 20% ऑफ जो वर्ल्ड का लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर मिलता है, जिसमें से 77% जो है वो पैस्टोरलिस्ट के साथ द्वारा ही बेसिकली ऐसे कॉमन ग्राउंड्स में रियर किया जाता है। तो 23% ऑफ द ग्लोबल डेयरी प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे लाइफ स्टॉक से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पे मिल्क का, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बफेलो मीट का भी, एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शीप एंड गोट मीट। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है उसको भी लिंक करते हैं हमारे रेंज लैंड्स के साथ। तो यहाँ पे यूएनसीसीडी का रोल आ जाता है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हाफ ऑफ द अर्थ टेरेस्टेरियल सरफेस एरिया, दैट इज अबाउट 1.21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ओनली इन इंडिया, जहाँ पे थार डेजर्ट से लेके हिमालय के फुट हिल्स तक हम बात करते हैं कि जो रेंज लैंड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा ये कार्बन सिंक की तरह भी काम करते हैं हमारे लिए, जनरेट करते हैं 16% ऑफ द फूड, एंड 70% of the domesticated herbivores are fed from these rangelands only. इसके अलावा अगर बात करते हैं यूएनएफसीसी की यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, तो इसको साइन किया गया था आई थिंक 1972 में, 1992 में। मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि गवर्न करता है बेसिकली हमारा क्लाइमेट चेंज को कैसे कॉम्बैट किया जा सके, और इरोजन जो होता है सीधा उसको कैसे बेसिकली कॉम्बैट किया जा सके। प्लस इसमें जो लाइफ स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो एग्रीकल्चरल जीडीपी का 26% फॉर्म करता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं नियरली 1/4, तो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो कंजर्व करना। हम्म। इंडिया ने रैटिफाई किया था यूएनएफसीसीसी को 1993 में, लीगली बाइंडिंग नहीं है। और बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को इंडिविजुअल कंट्री लेवल पे कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो रियो डिक्लेरेशन आया, उसके अंदर ही आया यूएनएफसीसीसी। ओके।
So on concerns over voters turnout data, so opposition leaders जो हैं in the and the civil society members, they are demanding that that form 17C data, which contains the absolute number of the voters that are polled in a booth, वो क्यों नहीं publish किए गए online? How has the Election Commission of India responded? And why has the Supreme Court's intervention been sought? तो यहाँ पे बात हो रही है 1961 के रूल्स की, जिसमें ECI जो है वो 2 टाइप के फॉर्म मेंटेन करता है, जिसमें डेटा, एक में तो होता है डेटा ऑफ ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्टोरल्स, कितने आए, इसके अलावा कितनों ने वोट डाला, कितने वोट डाले गए, तो 17A होता है और 17C होता है। तो यहाँ पे 17C की बात हो रही है कि कितने वोटर्स ने वोट डाला, पोल किया, उसको क्यों नहीं पब्लिश किया गया है। While the former is used to record the details of every voter, 17A, जिसमें सिर्फ वोटर्स की जो डिटेल्स है उनको लेके आया जाता है कि कौन कौन पोलिंग बूथ तक आया, बट वोट किसने कास्ट किया वो 17C के अंदर मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, ADR की सबसे पहले NGO है जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो सीक कर रहा है ECI से टू अपलोड द पोलिंग स्टेशन वाइज वोटर्स टर्नआउट डेटा उनकी वेबसाइट के ऊपर विद इन दी 48 आवर्स। तो उस डेटा को जो 17C फॉर्म के अंदर मेंटेन किया जाता है उसको यहाँ पे पब्लिश नहीं किया गया है अभी। तो उसी के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, एंड उसमें डिले क्यों हो रहा है, तो ये गैप क्यों आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं या ऐसा जो लैग हो रहा है उसको भी हम एड्रेस करें जल्दी से जल्दी, ताकि जो वोटर्स है उनका भी कॉन्फिडेंस बना रहे। तो वोटिंग परसेंटेज जो है सिर्फ वो पब्लिश की गई है, एंड वो भी काफी डिले के बाद, दैट इज 11 डेज, फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग होने के 11 डेज बाद उसको परसेंटेज को पब्लिश किया गया है, जिसमें से 17C के अंदर जो एब्सोल्यूट नंबर में डेटा अवेलेबल होता है उसको अभी भी पब्लिश नहीं किया गया है। तो जो फर्स्ट फेज है वो रिलीज किया गया अप्रैल 19 को, एंड उसमें दिखाया गया कि 60% है परसेंटेज जो है। सेकेंड फेज में जो वोटर्स की परसेंटेज थी वो 60.96% था। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो डेटा फॉर्म में 17C जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, बेसिकली रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्यों नहीं पब्लिश किया जा रहा है। तो उसका डिस्क्लोजर होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन से मिस डायरेक्शन होता है, मिस डायरेक्शन से हम बोल सकते हैं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है उस पर बिलीव करना इजी हो जाता है फॉर कॉमनर्स एंड फॉर द वोटर्स। एंड यहाँ पे बात हो रही है कि हाउ स्मॉलर द पॉलिटिकल पार्टीज कैन अफोर्ड टू हैव पॉलिटिकल पोलिंग एजेंट्स इन ऑल द बूथ्स। सो बेसिकली यहाँ पे रोल की बात हो रही है पोलिंग एजेंट्स के बारे में। तो एवरी पोलिंग एजेंट जो है वो सबमिट करता है अपना रिकॉर्ड जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसको, एंड फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो बेसिकली डेटा उनके पास होता है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो उसको भी अपलोड करने में यहाँ पे डिले हुआ है। एंड यहाँ पे बेसिकली यही बात हो रही है कि ये जो पोलिंग एजेंट्स भी हैं इनको भी मेंटेन करने के लिए खर्चा आता है। तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो मेंटेन कर सकती है इन पोलिंग ऑफिसर्स को, बट जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसे मेंटेन करेंगी। तो वन कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज 2000 से लेके 2200 बूथ, तो कैंडिडेट नीड्स टू हैव अप्रोक्सीमेटली 6000 पोलिंग एजेंट्स। तो कैसे इतने सारे पोलिंग एजेंट्स को वो मेंटेन कर पाएगी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि सारी पार्टीज तो बड़ी पार्टीज नहीं है, सबके पास इतने फंडिंग और फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो जो छोटी पार्टीज हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एक इशू बन जाता है पोलिंग एजेंट्स को मेंटेन करना। तो दो मेन चीजें की हाईलाइट्स हैं इस आर्टिकल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ डेटा in the 17C form, which tells us about the absolute number of voters which casted the vote. And second of all, how it will be sustainable for the smaller parties to have 2000 to 6000 approximately polling agents in one constituency. So how they will be regulating that and how they will be basically maintaining that. Next is regarding space tourism. तो गोपी थोताकुरा जो कि इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं। तो स्पेस टूरिज्म
पहले तो बात करें इम्पोर्टेंट क्यों है स्पेस टूरिज्म। तो स्पेस टूरिज्म के बारे में हम बात कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक नए स्टार्टअप्स आएंगे स्पेस टूरिज्म की वजह से, नई कंपनीज आएंगी जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक बूम होगा, और स्पेस टूरिज्म आने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल एक जो क्यूरियोसिटी है पूरी पब्लिक में या फिर जो यूथ है उसके अंदर स्पेस सेक्टर को लेके, एस्ट्रोनॉमी को लेके, उसको हम और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसा कि स्कूल लेवल्स पे ऑलरेडी किया भी जा रहा है इसरो के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के द्वारा, अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा। बट स्पेस टूरिज्म लाने के बाद हम बेसिकली जिनके पास वो रिसोर्सेज हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज को एक्सपीरियंस कर पाए। तो इकोनॉमिक बूम तो होगा ही, बट हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो क्यूरियोसिटी है हमारी यूथ के अंदर एंड चिल्ड्रन के अंदर, उसको भी हम और ज्यादा जनरेट कर सकते हैं विद स्पेस टूरिज्म। एंड जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे वो भी बढ़ जाएगी, ताकि ग्लोबली जो हम कह सकते हैं कि लीडिंग अभी हैं स्पेस टूरिज्म के अंदर वेस्टर्न साइड में, उसको भी हम compete कर सकते हैं। एंड इंडिया जो कि जाना जाता है हमारे बजट फ्रेंडली मॉडल के लिए, तो उन चीजों को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या हम स्पेस टूरिज्म को भी मतलब बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। क्योंकि अभी की अगर बात करें कि स्पेस टूरिज्म का कितना कॉस्ट है, तो इट इज बिटवीन 20 to 25 million डॉलर्स, मतलब 160 से लेके 210 करोड़। तो इंडिया जो कि जाना जाता है बजट फ्रेंडली स्पेस मिशंस के लिए, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी अपॉर्चुनिटीज को जो कि हम स्पेस टूरिज्म के सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट कर पाए। तो लीडिंग प्लेयर अगर बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट स्पेस टूरिज्म के अंदर, तो वर्जिन गैलेक्टिक, इसके अलावा ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स। 2021 में इन्होंने अपने पहले मिशन स्टार्ट किए थे ऑन स्पेस टूरिज्म। हम्म। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो पैसेंजर्स थे उन्होंने सर्कल किया अर्थ को फॉर 3 days, बिकमिंग द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल टू ऑर्बिट द अर्थ विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स, जिसमें ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जेयर्ड इसाकमैन गए थे, इसाकमैन अपने 3 को पैसेंजर्स के साथ। तो स्पेस एक्स का खुद का मिशन नहीं था उस टाइम पे, तो कंपनी ड्रैगन जो है उसके साथ मिलके वो गए थे। एंड इसमें फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट की भी बात होती है, डेनिस टिटो। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था 2001 में, जब ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था स्पेस टूरिज्म। तो रशियन सोई स्पेस क्राफ्ट है इसका। हम्म। ओके। और यहाँ पे स्पेस टूरिज्म में हम बोल सकते हैं स्पेस टूरिज्म को और भी ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए जो रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसका भी बेसिकली यहाँ पे यूज देखा जाता है, तो वो क्रूशियल हो जाता है यहाँ पे। To whom the forests belong. In order to preserve the biodiversity, it is important that we learn from the tribal community. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18 सेंचुरी में 19 सेंचुरी में, एंड बेसिकली जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई टिम्बर प्रोडक्ट्स के लिए और दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है उनका जो रोल है वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, ताकि इन सर्विसेज को मैंडेट किया जा सके। इसके अलावा जो ट्राइबल सोसाइटी और जो फॉरेस्ट वेल्थ है दोनों को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट ऐसा देखा नहीं गया, जैसा हम देख भी रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे ब्रिटिश राज के उस टाइम पे, उन्होंने बेसिकली प्रमोट किया एक्सप्लॉयटेशन, कैसे वो मैक्सिमम कर सकते हैं हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। अगर बात करते हैं 50 साल में, दैट इज 1875 से लेके 1925 तक, उन्होंने 80,000 से ज्यादा टाइगर्स हंट किए, देन ओवर 1 लाख लेपर्ड्स हंट किए एंड 2 लाख वुल्व्स जो थे उनको हंट किया गया। तो हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो कि 1875 से लेके 1925 इन द ब्रिटिश राज, इन द ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो 2 चीजों की बात हो रही है, एक तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हो तो उसमें ट्रेडिशन
का इंटीग्रेशन होना भी जरूरी है। जैसे मियावाकी मेथड जो है उसको अडॉप्ट किया गया, तो उसके लिए कैसे एरिया स्पेसिफाई किया जाएगा कि कहाँ पे ये मेथड को आप इम्प्लीमेंट करोगे, एंड इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कौन सी ट्री की स्पीशी इस फॉरेस्टेशन के लिए सूटेबल होगी। तो इन सारे सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जो कि सूटेबल होंगे इंडिया के ज्योग्राफिकल बेसिकली कंडीशंस के साथ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम इंटीग्रेट करें इसके साथ, ताकि ग्राउंड लेवल पे जो हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस के लिए बेसिकली सपोर्टिव चीज होगी उसी स्पीशी को हम प्रमोट करेंगे ताकि मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल पाए। तो मिसकंसेप्शंस को अनलर्न करने की जरूरत है और नए आइडियल्स को, बैलेंस लाइफस्टाइल को जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से हम सीख सकते हैं उसको रीलर्न करने की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे एंथ्रोपोसीन एज, मतलब जहां से जो सारे डिजास्टर्स थे उनका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ एंड जो फॉरेस्ट की हेल्थ है वो डिटोरिएट होनी शुरू हुई। तो एक चीज हमें याद रखने की यहाँ पे जरूरत है कि वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज बट वी आर द ट्रस्टीज, इसलिए नेचर सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू बी फ्री है फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज उसको इंक्लूड किया अंडर द आर्टिकल्स 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एथिक्स के आंसर में यहाँ पे हम कुछ ऑफिसर्स का नेम दिया हुआ है, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। ऑफिसर्स लाइक जिनका एक्टिव रोल रहा है, जो कि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे फॉर प्रोमोटिंग दी ट्राइबल कम्युनिटीज और हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में, तो पी श्रीनिवास, संजय कुमार सिंह, एस मणिकंदन, इन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ताकि बेसिकली जो इन्वायरमेंटल वर्क हो रहा है वो आगे बढ़ सके। तो रोल मॉडल्स की तरह हम इनको देखते हैं, पी श्रीनिवास, संजय कुमार सिंह एंड एस मणिकंदन। The next is what